हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का चैप्टर है विटामिन और अन्य पोषक तत्व। 6th क्लास से 5th क्लास से चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने हैं कि आपका चैप्टर जो है वो पूरा इसी में आ जाएगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का स्रोत है? निम्न में से कौन सा विटामिन ए का समृद्धतम स्रोत है? मतलब ये कह रहा है कि बेस्ट जो स्रोत है वो पूछा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से विटामिन होते हैं, कौन से वसा में घुलनशील होते हैं, कौन से पानी में घुलनशील होती है। ट्रिक से याद करते हैं सब। भैंस गई पानी में, BC होते हैं पानी में घुलनशील, बाकी के बचे हुए आपके ADE के वो किस में होते हैं? वसा में घुलनशील। विटामिन ए का रासायनिक नाम है आपका रेटिनॉल। विटामिन ए आपको गाजर में मिलेगा, गाजर खाते हो ना सर्दियों में, और टमाटर में मिलेगा, पपीते में मिलेगा, सेब में मिलेगा इत्यादि। ये सब विटामिन ए के स्रोत हैं। संतरा जो है विटामिन सी का, विटामिन सी का जो आपका रासायनिक नेम है, केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है, सॉरी एस्कॉर्बिक है ये। और क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड होता है इसमें, सिट्रिक अम्ल होता है आपका। गाजर में कैरेटीन पाया जाता है, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, सेब में मैलिक एसिड होता है। याद रखिएगा। मानव शरीर में निम्न में से क्या सुखंडी से प्राप्त होता है? अब ये सुखंडी क्या होता है भाई? ये देखो, ये सुखंडी से प्रभावित होता है हमारी अस्थियां। विटामिन डी का एक रासायनिक नाम है जिसे कहते हैं कैल्सीफेरॉल, और ये वसा में विलय विटामिन है। ADE के हमारे वसा में है, BC हमारे पानी में है। ये हड्डियों को मजबूत प्रदान करने के लिए सहायक होता है। बच्चों में इसकी कमी से रिकेटस और जो प्रौढ़ लोग होते हैं वृद्धावस्था में, उसको ऑस्टिमलेशिया रोग हो जाता है। यह विटामिन डी सूर्य की किरणों से मिलता है। जब छोटा बच्चा होता है तो कहते हैं ना, धूप में लेटा के मालिश कर देनी चाहिए या फिर उसको धूप लगानी चाहिए, वो इसी कारण ताकि उसकी हड्डियां मजबूत रहें। तो ध्यान रखिएगा, जो सुखंडी है ना, सुखंडी हमारी अस्थियों से प्रभावित है, बोन से प्रभावित है, इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं अगर विटामिन डी आपको कंप्लीटली नहीं मिल रहा है तो। आगे बात करते हैं, सूर्य स्नान के माध्यम से मानव शरीर को किस विटामिन की प्राप्ति होती है? सूर्य स्नान के माध्यम से। सूर्य स्नान के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है? मतलब सूर्य स्नान कौन सा स्नान होता है? ये विटामिन डी की होती है प्राप्ति। और ये सूर्य स्नान होता कौन सा है? तो ये सूर्य स्नान वही कह रहा है ताकि आपको विटामिन डी मिल सके, इससे विटामिन डी की प्राप्ति होती है। यही बोला है कि क्वेश्चन नंबर 2 की डिटेल देख लीजिए, तो यही है। विटामिन डी का रासायनिक नेम आपको याद रखना है, कैल्सीफेरॉल होता है। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे हैं सारे फ्रूट, वैसे आपका अम्ल तो होगा इसमें ऑक्सैलिक, और जो दाग धब्बे मिटाने में भी काम आता है। और ये विटामिन सी पाया जाता है। इस विटामिन का नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये जल में विलय विटामिन होता है, जल में घुल जाते हैं B और C। इसे प्राप्त करने के लिए जो खट्टे जूसी फ्रूट है जैसे नींबू, संतरा, मौसम्मी, इसका सेवन किया जाता है। विटामिन सी की कमी से आपका सकरवी रोग हो जाता है। निम्न में से किसके अभाव में रतौंधी जैसी आंखों की बीमारियां होती है? तो विटामिन ए में हो जाती हैं भाई, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो होता है रेटिनॉल, और ये हमारी फिजिक, जो हमारा शरीर की वृद्धि में सहायता करता है विटामिन ए। इसके स्रोत हैं गाजर, सेब, मक्खन, पनीर। इसकी कमी से आंखों के रोग हो जाते हैं, रतौंधी हो गई या ड्राई आई हो गया, आंखों का शुष्क हो जाना, ये रोग विटामिन ए की कमी से हो जाते हैं। रिकेटस होता है आपका विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का आपका रासायनिक नेम है कैल्सीफेरॉल। देखो इसी वीडियो में याद हो जाएंगे आपको केमिकल नेम। ये वसा में विलय है विटामिन, ये हड्डियों को मजबूती देता है। बच्चों में इसकी कमी से रिकेटस, और प्रौढ़ में पूछ लिया जाए तो रिकेटस मत डाल देना, कॉमन पूछा जाए तो रिकेटस, लेकिन अगर वो वर्ड दे दे आपको प्रौढ़ में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, तो ऑस्टियोमलेशिया होता है। और ये विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त किया जाता है। ऊर्जा देने के उपयोग से पूरे मानव शरीर में निम्न में से ग्लूकोज में परिवर्तित होता है क्या? जब हमें एनर्जी किससे मिलती है? हमारे शरीर में तो सब कुछ ग्लूकोज की फॉर्म में जाता है ना, तो वो कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा देने के उपयोग से पहले, मतलब एनर्जी हमें तभी मिलेगी जब हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:1 की फॉर्म में होते हैं, और ये स्टार्च के रूप में संचित ईंधन का कार्य करते हैं। ये भी याद रखिएगा। मानव शरीर को ऊर्जा उपलब्ध कराने से पहले किसे ग्लूकोज में? सेम क्वेश्चन आया PGT संस्कृत में, तो ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज किया जाता है।
खमीर क्या है? खमीर एक विटामिन बी का स्रोत है। विटामिन बी के कई सारे वो होते हैं, विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, B5 है, B9 है, B11 है, आपके ये ऐसे करके होते हैं। ईस्ट जो है वो आपका विटामिन बी का है, इसमें सारे आएंगे। विटामिन बी जो है ये जल में विलय है, जल में घुलनशील है। इस विटामिन में नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। अब देखिए विटामिन ए का जो नाम है वो थायमीन है। अगर उसने थोड़ा सा भी साइंस को मतलब अगर मॉडरेट टू टफ किया तो यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है, भाई B3 का नाम बताओ, विटामिन B3 का। विटामिन बी का तो सबको पता है, बेरी बेरी होता है, लेकिन ये देखो कौन सा है। विटामिन B1 का रासायनिक नेम है थायमीन, और इसकी कमी से होने वाला रोग होता है बेरी बेरी। खमीर में होता है, दूध में होता है, चावल इत्यादि में, मतलब दूध से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उनमें होता है। विटामिन B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन इसका केमिकल नेम है, और इसकी कमी से क्या होता है, किलोसिस रोग हो जाता है। जीभ और होठ के किनारे जो फटते हैं वो इसकी कमी से है। और ये स्रोत हमें मिलता है, मांस वगैरह खाना चाहिए, अंडे की जो अंडे का वाइट पार्ट है उससे राइबोफ्लेविन विटामिन 2 मिलता है। विटामिन B3 होता है नियोसिन। नियोसिन इसका केमिकल नेम है। बालों का सफ़ेद हो जाना ये मिलेगा आपको मूंगफली और गन्ने से। विटामिन B6 का है पायरिडॉक्सिन। B4 नहीं होता, B5 नहीं होता, B6, B7, B9 और B12 होते हैं। B6 है हमारी पायरिडॉक्सिन, इसमें त्वचा रोग होता है, स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है, मरोड़ पड़ना आ जाता है, मतलब स्किन में रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं, तो इसका स्रोत होता है पायरिडॉक्सिन, ये इसका केमिकल नेम है। दाल खाओ, चना, दही ये सब खाओगे तो B6 आपका कंप्लीट हो जाएगा। B7 बायोटीन होता है। शरीर में लकवा लग जाना, पैरालिसिस हो जाना, शरीर में दर्द रहना, तो ताजे फल खाओ और एक बैलेंस आपका ग्रेन अनाज खाना चाहिए। B9 फोलिक एसिड होता है, फोलिक अम्ल बोलते हैं। मुंह का अल्सर, मुंह में बार बार छाले आ जाते हैं। गर्भवती महिलाएं जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको B9 की टैबलेट दी जाती हैं फोलिक एसिड की। और केला और सेब में ये होता है। B12 का होता है आपका साइनोकोबिला, केमिकल नेम है। पांडुरोग होता है, ये मांस खाने से दूर होगा। कलेजी खा लो, दूध पी लो, इनसे आपका चेंज होगा। तो एक बार दोबारा देख लीजिए। B1 का है थायमीन, B2 है राइबोफ्लेविन, B3 है नियोसिन, B6 है पायरिडॉक्सिन, B7 है बायोटीन, B9 है फॉलिक एसिड और फॉलिक अम्ल, B12 है आपका साइनोकोबिला। शरीर के निर्माण का कार्य कौन करता है? शरीर के निर्माण का जो कार्य है वो हमारे प्रोटीन करते हैं। प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है, ये हमारे शरीर के निर्माता कहे जाते हैं। यही क्या करते हैं, नींव रखते हैं। ये शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अगर टूटे फूटे अंग हैं, हमारी सेल्स हैं, हमारे टिश्यूज हैं, इनका सबका निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। एंजाइम जो है वो प्रोटीन का ही एक रूप होता है। तो हमें प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलते हैं भाई? बादाम खा लो, पनीर, दही, सोयाबीन में तो बहुत ज़्यादा होता है, मूंगफली खा लो। और प्रोटीन के सप्लीमेंट भी आते हैं, तो लड़के तो वो भी खाते हैं, लड़कियां भी खाती है बेसिकली। और तो ये होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। किस विटामिन के अभाव में बेरी बेरी हो जाता है? तो B1 के अभाव में होता है, ये जल में विलय है और विटामिन बी का समूह है, और इस विटामिन में नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। अगेन द सेम क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये हम पढ़ के आए हैं। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल है, शरीर की वृद्धि में सहायक है। इसकी कमी से हमें रतौंधी रोग होता है आँखों का, और आँखों का शुष्क हो जाना, ड्राई आइज रहना, तो ये सब हैं। और इसके स्रोत हैं गाजर, सेब, मक्खन, पनीर। बच्चों में क्वाशियोर किसकी कमी से होता है? जब बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है। प्रोटीन ही तो फाउंडेशन है हमारे शरीर के अंगों की, ऊतकों की और कोशिकाओं की। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि और क्रियाओं के लिए आवश्यक है। भोजन में इसकी कमी से शारीरिक और मानसिक दोनों ही डिजेबल आना शुरू हो जाएंगे। प्रोटीन की कमी से शिशुओं में सूखा रोग हो जाता है, जिसे मैरास्मस कहते हैं, और इसका नाम है क्वाशियोर। ध्यान रखिएगा, ये प्रोटीन की कमी से होने वाला, बच्चों में होने वाला रोग है। निम्न में से एक रासायनिक ऊर्जा और ऊष्मा का स्रोत है। रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, ऑब्वियसली आपने फिजिकल और केमिकल एनर्जी के बारे में तो पढ़ा होगा। और एक होता है ना कि मतलब केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, उसकी भी मैं बता देती हूँ। केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है, मतलब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज में ना आप एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा, लेकिन उसकी वही फॉर्म वापस से हमें मिल सकती है। जैसे पानी को उबालने के बाद ठंडा हो गया, पानी की बर्फ भी जम सकती है। और अगर
पानी भाप बन के उड़ गया तो बारिश के रूप में फिर से आ गया। लेकिन केमिकल चेंज में अगर एक बार सब्सटेंस चेंज हो गया किसी अभिक्रिया मतलब रासायनिक अभिक्रिया से, तो फिर वो दोबारा उसी फॉर्म में नहीं आ सकता। जैसे दूध से दही बनाना, दूध से दही बन गई, दही से दूध थोड़ी बनेगा। अब उसमें तो भाई वो हो गया ना, केमिकल चेंज हो गया। आपने उसमें लस्सी भी तो डाली थोड़ा सा, मतलब आपने सब्सटेंस ऐड किया। इस केमिकल चेंज में कभी भी प्रोडक्ट अपनी फर्स्ट इनिशियल स्टेज में नहीं आ सकता। फिजिकल चेंज में इनिशियल स्टेज में सब्सटेंस आ सकता है। मोमबत्ती का जलना केमिकल चेंज भी है और फिजिकल भी है, एक्सेप्शन होता है। अगर आपने मोमबत्ती जला दी, मोमबत्ती जल गई भाई, कंप्लीट खत्म हो गई, केमिकल रिएक्शन हुआ, अब दोबारा थोड़ी मोमबत्ती बनेगी। लेकिन अगर आपने मोम इकट्ठा किया और उससे आपने मोमबत्ती बना ली, बीच में आपने धागा लगा दिया, तो वो फिजिकल चेंज है। तो ये एक्सेप्शन है, ये याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। शरीर को ऊर्जा देने वाला जो प्रमुख पदार्थ है यह जल में पूर्णतः घुलनशील होता है। और वसा के बारे में बात कर रहे हैं, फैट के बारे में। क्षार द्वारा इसका पायसीकरण इमल्सिफिकेशन हो जाता है। तो चर्बी याद रखिएगा, यह रासायनिक ऊर्जा और ऊष्मा का स्रोत है। निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव में कब्ज को कम करता है, कॉन्स्टिपेशन को कम करता है? तो ये जो हमारे फाइबर होते हैं, रेशे जो इसको बोलते हैं, ये हमारे शरीर में कब्ज को कम करते हैं। फाइबर हमारे शरीर के प्रतिरक्षा जो तंत्र है, हमारा जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है, उसको सुचारू रूप से रखने में भूमिका निभाते हैं। फाइबर भोजन को इकट्ठा करके बड़ी आंत तक लेके जाते हैं और मानव आंत में फाइबर का पाचन नहीं होता। फाइबर युक्त जो भोजन होता है वो कब्ज रोकने में सहायक होता है, पाचन नहीं होता इसका, ठीक है, मानव आंत में। बेरी विटामिन किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। जल में घुलनशील है, इसमें नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। विटामिन ए निम्न में से किसमें सर्वाधिक होगा? गाजर में होगा। चूना, फलियां, चावल दे रखा है तो गाजर में होता है। इसका रासायनिक नेम रेटिनोल है। शरीर की वृद्धि में सहायक है। इसकी कमी से आंखों में शुष्क रोग, ड्राई आइज हो जाती हैं, रतौंधी हो जाता है। गाजर से मक्खन, पनीर, ये इसके स्रोत हैं। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में, ये खट्टे फलों में जितना भी टमाटर है, वही नींबू है, मौसमी है, ऑरेंज है, ये सब आपके विटामिन सी के सोर्स हैं। इसका रासायनिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। जल में घुल जाता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। गाजर बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत, मैंने आपको बताया कैरोटीन भी होता है गाजर में। कैरोटीन हमारे नाखूनों के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारे शरीर में विटामिन डैश में परिवर्तित हो जाता है तो विटामिन ए में चेंज हो जाता है। आमतौर पर यह गलत धारणा है कि विटामिन कैरोटीन ही विटामिन है, बीटा कैरोटीन ही विटामिन है। ऐसा नहीं है, विटामिन ए है, परंतु वास्तव में ये दोनों अलग अलग हैं। बीटा कैरोटीन रेटिनोल की एक अक्रिय अवस्था है, मतलब जब तक वो काम ना करे तो उसमें कैरोटीन है। और विटामिन ए जो है वो एक एक्टिव स्टेज है। विटामिन कैरोटीन मुख्यतः आपको लाल और नारंगी रंग के जो फल हैं उनमें पाया जाता है। गाजर हो गया, लौकी के पत्ते हो गए, लौकी घिया होती है। बीटा कैरोटीन मानव शरीर के यकृत में जाके विटामिन ए में चेंज हो जाता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मानव शरीर के लीवर में जाके ए में चेंज होगा। प्राकृतिक वसा और तेल किससे बने होते हैं? प्राकृतिक वसा और तेल कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। वसा जो है, जो फैट की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की तरह ही वसा भी हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन की तरह ऑक्सीजन से बनी होती है, परंतु वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। और शरीर में वसा का संश्लेषण जो है वो कहाँ पे होगा भैया? माइटोकॉन्ड्रिया में। वसा की कमी से एक तो आपकी भार शून्यता, मतलब भार में कमी, त्वचा का सूखापन, ये रोग हो जाता है। और वसा अगर फैट ज़्यादा जम गया तो आपका मोटापा होगा, हार्ट अटैक हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर रोग हो जाता है। तो होता है ना, ये कभी कभी जो मोटे लोग होते हैं उनके अंदर फैट जमा होती है, उनको ना ठंड भी कम लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है उनको, और इससे मोटापा हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, आपका खून गाढ़ा हो जाता है अंदर, और बीपी की शिकायत रहती है। कमी हो जाएगी तो आपके वजन में कमी होगी और आपकी त्वचा में ड्राइनेस रहेगी। और शरीर में वसा का संश्लेषण हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना। आयोडीन का अच्छा स्रोत है। आयोडीन, नमक के बारे में बात कर रहे हैं, समुद्र से जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं वो आयोडीन का बेस्ट सोर्स है। इसकी कमी से गंगटल रोग हो जाता है, जो हमारे गले का रोग है। और यहाँ पे देख लीजिए, आयोडीन हमें थायराइड ग्रंथि हमारी जो है वो रिलीज करती है, थायरोक्सिन हार्मोन, इसके संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है। आयोडीन खाना चाहिए, इसकी कमी से घेंगा या जड़ मानवता रोग हो जाता है। आयोडीन का मुख्य स्रोत है हमारे समुद्री खाद्य पदार्थ।
भोजन के ऊर्जा मूल्य को किस में मापा जाता है? भोजन को हम अगर ऊर्जा मूल्य को पूछा है तो कैलोरी में मापते हैं। ठीक है भाई, भोजन के जो हमारा ऊर्जा होता है तो उसको हम कैलोरी में मापते हैं। किस तत्व की कमी से भूख नहीं लगती और शरीर का विकास कम होता है? मान लो किसी को भूख नहीं लग रही और भाई उसका जो डेवलपमेंट है फिजिकल वो भी कम हो रहा है, इसका मतलब उसके शरीर में जिंक की कमी है। इसीलिए आपको लीवर 52, भूख लगने वाली दवाई ये सब दी जाती है ताकि आपको जिंक आयरन प्रॉपर मिल सके। पाचन एंजाइम्स सहित अनेक एंजाइमों का सह घटक होता है। कमी का प्रभाव होता है कुंठित वृद्धि होगी, जन क्षमता का क्षय हो जाएगा और रुधिर की क्षीणता मतलब खून की कमी हो जाएगी। तो जिंक का होना जरूरी है। विटामिन ए की कमी से बेरी रोग है। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। पूछा है गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लूटीन। अब ये ग्लूटीन प्रोटीन क्या होता है? गेहूं एक अनाज है, एक ग्रेन है जो कि भोज्य पदार्थ के रूप में हम रिसीव करते हैं और इसमें ग्लूटीन जो है वो पदार्थ पाया जाता है। धूप विटामिन डी है, इसकी कमी से रिकेटस हो जाता है, ध्यान रखिएगा बच्चों में। और ऑस्ट्रेमलेशिया आपका प्रोडो में। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत तो हमारा सनलाइट है और इसीलिए इसे धूप विटामिन कहा जाता है। एंजाइम क्या है? एंजाइम हमारे प्रोटीन है। एंजाइम एक नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थ है, वास्तव में ये गैलिकाकार प्रोटीन है। इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं, परंतु एक एंजाइम से ज़्यादा अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरण नहीं कर सकता। सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं है। डीएनए और आरएनए प्रोटीन नहीं है, ये इसके एक्सेप्शन है। कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है जब हमारी त्वचा पर सूरज की रोशनी पड़ती है? तो विटामिन डी है ऑब्वियसली। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? फाइबर, विटामिन, देखो हम पढ़ के तो आए हैं कि रेशे जो हैं इनका पाचन नहीं होता है। प्रोटीन, विटामिन, वसा, जल, खनिज ये पोषक हैं क्योंकि ये शरीर में पच जाते हैं। और फाइबर शरीर में नहीं पचता, यह पोषक तत्व नहीं है। रेशे पोषक तत्व नहीं है, ये हमें कब्ज को मतलब कब्ज नहीं होती इनसे, उसमें सहायक है। विटामिन जिसे मानव शरीर के द्वारा संश्लेषित किया जाता है तो हमारा विटामिन डी मानव शरीर के द्वारा स्वयं संश्लेषित होता है। सूर्य की किरणें त्वचा में उपस्थित एर्गोस्ट्रिल विटामिन डी में प्रवर्तित करती हैं, अर्थात हमारी जो यूवी रेज हैं वो त्वचा में उपस्थित एर्गोस्टिरोल को विटामिन डी में चेंज करती हैं। वनस्पति स्रोत से व्युत्पन्न आहार वसा कौन सी है? वनस्पति स्रोत हमारी सूरजमुखी का तेल है। वनस्पति का वसा का अर्थ है वनस्पति से प्राप्त वसा। दिए गए विकल्पों में मछली जो है, मक्खन है, घी है, ये सभी क्या है हमारी? ये वसा है। ठीक है, आगे विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के समृद्ध स्रोत में सोयाबीन, पनीर, मूंग की दाल, बादाम, काजू, दूध और प्रोटीन अत्यंत नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। इसकी रचना लगभग 20 अमीनो अम्ल के अलग अलग संयोग से हुई है। अमीनो एसिड जो होते हैं उसके अलग अलग संयोग से तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आप ये याद रखिएगा। प्रोटीन के निर्माण खंड है, प्रोटीन के निर्माण खंड हमारा अमीनो एसिड में चेंज होता है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है हमारा स्टार्च। स्टार्च हमें कहाँ से मिलेगा? गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, जितने भी हमारे होल ग्रेन होते हैं ये सभी स्टार्च के होते हैं, तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं जिससे कि हमारे शरीर में रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन कौन से वृत्त पोषक तत्व हैं? तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट और वसा है। इन तीनों को वृत्त पोषक तत्व कहते हैं क्योंकि शरीर की लगभग 90% जो ज़रूरत होती है वो यही पूरे करते हैं। प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी और वसा भी। आवश्यक फैटी एसिड को परिभाषित किया जाता है जिन्हें शरीर में संश्लेषित हो, संश्लेषित ना हो, शरीर की कोशिकाओं के द्वारा संश्लेषित हो या फेफड़ों के द्वारा। फैटी एसिड जो होते हैं ये शरीर में संश्लेषित नहीं होते। दो तरह के होते हैं अमीनो एसिड, एक अनावश्यक एक आवश्यक। अनावश्यक जिन्हें शरीर में संश्लेषित किया जाता है ग्लाइसिन और ग्लूटामिन, और अनावश्यक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता, इन्हें बाहर से लेना पड़ता है, ये होते हैं वेलिन और ल्यूसिन, लाइसिन। ध्यान रखिए हमारे शरीर में जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो ग्लाइसिन और ग्लूटामिन होते हैं, और जो एक्स्ट्रा होते हैं ज़रूरत से मतलब बाहर से लेना पड़ता है, शरीर में नहीं होते, वेलिन, ल्यूसिन और लाइसिन होते हैं। अमीनो एसिड जिन्हें शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता उन्हें कहते हैं आवश्यक अमीनो एसिड। इन्हें शरीर में क्या नहीं किया जा सकता, अरे क्या लिखा है
ये गलत है, ये प्रिंट गलत है। बी ऑप्शन आएगा अनावश्यक अमीनो एसिड, इसे हम बाहर से लेते हैं, वैलिन, ल्यूसिन और लाइसिन, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन बी और सी जो है वो पानी में घुलनशील है, बाकी सारे वसा में है, ए डी ई के, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जल में घुलनशील है बी और सी, वसा में है ए ई डी के। जल में घुलनशील विटामिन शरीर में नहीं रहते और इनकी आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो ये यूरिन के द्वारा बाहर आ जाते हैं, परंतु वसा में जो घुलनशील होते हैं वो विटामिन संचित होते हैं। तो बी सी तो संचित होते हैं, बाकी आपके पानी में घुलनशील तो वो यूरिन के थ्रू बाहर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यह पदार्थ मल त्याग प्रायिकता बढ़ाकर कब्ज की प्रवृत्ति को रोकता है? तो फाइबर, ये मैं बता चुकी हूँ, फाइबर जो है वो हमारे अंदर कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, ये प्रतिरक्षा तंत्र को सुचारू रूप से रखने में सहायक है। तो फाइबर युक्त भोजन कब्ज रोकने में सहायक है। फाइबर युक्त भोजन मतलब पता है क्या कह रहा है ये? जैसे हमारा गेहूं है, हमारे चावल हैं, मक्का है, बाजरा है, ये फाइबर वाले होते हैं, समझ गए? जितना भी मोटा होता है ना अनाज, मोटा अनाज बहुत जल्दी क्या हो जाता है आपका, मतलब फाइबर जो है रेशियो से युक्त होता है। ये इसका फाइबर का पाचन नहीं होता, लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, ठीक है? मैदा खाओ, मैदे से बनी हुई चीज़ें खाओ तो आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक कारक के द्वारा फोलिक एसिड नष्ट किया जाता है? तो ऊष्मा और नमी के द्वारा। फोलिक एसिड भोजन पकाने के दौरान नष्ट हो जाता है, क्योंकि फोलिक एसिड ऊष्मा, नमी और प्रकाश हवा से खत्म हो जाते हैं। देखो यहाँ पे आपका खत्म हो गया साइंस, और फिर हम करेंगे कल से बॉटनी। बॉटनी से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, देख लीजिए, और ये बॉटनी से रिलेटेड जो भी हमारी क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं ये सीरीज स्टार्ट करूँगी कल से। और बाकी मेरे पास बायो के क्वेश्चन है 1000 क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।